हो गया, स्टार्ट करें। साइलेंस मेंटेन करो सब लोग, ऑलरेडी नॉइज बहुत है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब कल हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन डील किया है। जितने भी केस फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड था सब डिस्कस हो गया है ना। लेक्चर भी ओपन सोर्स में सेंड कर दिया गया था। जब तक वो प्रॉपरली ऐप पे नहीं चला जाता तब तक आप लोगों को सेंड कर दिया गया। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे। एक होमवर्क मिला था तुम लोगों को सबको, यही क्वेश्चन था क्या? यही क्वेश्चन था एवरीवन? यही क्वेश्चन था ना? क्या क्या दिया हुआ है? प्राइज अवॉर्डेड केस 1 में है, केस 2 में प्राइज फंड है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, एंड प्राइज अवॉर्डेड 10,000 है। दो केस, दो अलग अलग केस बनाया सब लोगों ने, मिला दिया जाए। केस 1 में तो बिल्कुल आसान है। केस 1 में हमें क्या करना था? केस 1 में हमें इसको एक्सपेंडिचर के तौर पे दिखा देना है, राइट? क्या लिखा सब लोगों ने? एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखा? टू प्राइज अवॉर्डेड। जब कोई फंड नहीं हो तो उस स्पेसिफिक खर्च को खर्च के तौर पे ट्रीट कर लिया जाए। केस 1 में ये हो गया। केस 2 में हमें दिख रहा है कि फंड है, तो ये बात बताया गया कि जब कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी एक रेगुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए अलग से फंड क्रिएट करके रखता हो तो उस फंड के अकाउंटिंग को हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इस फंड का ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं, कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में शो करते हैं। किस साइड? लाइबिलिटी साइड। फंड से रिलेटेड सारा इनकम फंड में ही ऐड करते हैं, फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को फंड से ही माइनस। दैट्स इट। अगर फंड खत्म हो जाए, एक्सपेंडिचर तब भी ज्यादा हो, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर सेकंड केस में आप लोगों ने लाइबिलिटी साइड लिखा होगा प्राइज फंड। होमवर्क सबने बनाया है? कभी रैंडमली चेक हो जाए, और जिस दिन नहीं बना रहेगा क्लास से बाहर। इसलिए हम चेक करें या ना चेक करें, आपका होमवर्क बना हुआ है। जिस दिन ऑल ऑफ ए सडन चेक हो गया, और उस दिन एक्सक्यूज मत देना कि हम नहीं आए थे। नहीं आए थे, वीडियो लेक्चर्स मिला रहेगा ग्रुप में, तो अभी भेज रहे हैं। उसके बाद ऐप एक्सेस जब मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहां पे लेक्चर्स ऑलरेडी रहेंगे, कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक हफ्ता नागा किया है तो एक हफ्ता में एक दिन और घर पे नागा करके बैठ के पढ़ लीजिए अब तक, तब आइए। ठीक है, 25,000 प्राइस फंड दिया हुआ है ना। इंटरेस्ट कितना है? 2500 ऐड कर देंगे, और प्राइज अवॉर्डेड माइनस कर लेंगे क्योंकि ये खर्च है। कितना अमाउंट है ये? 10,000। तो 27,500 में से 2,500 माइनस हो गया तो कितना बचेगा? और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ शो करेंगे? एसेट साइड, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट? 25,000। यही एक क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन था क्या? नोट्स का पहला नंबर क्वेश्चन यही है? और भी क्वेश्चन है? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। जनरल फंड के बारे में बता चुके, जनरल फंड के बारे में बता चुके क्या ट्रीटमेंट करते हैं। नॉलेज से दो तरह का क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सब्सक्रिप्शन सॉल्व हो गया है, रूल्स बता दिया गया, और दूसरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसका क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, रूल समझ लिया। ठीक है, अब आप लोग इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड बुक से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जो बुक्स रिकमेंड किया गया आप लोगों को। ठीक है, एक काम ये करो कि कोई भी एक स्टूडेंट टी एस ग्रेवाल का और इसका एस बी पी डी का क्वेश्चन का कम से कम जितने क्वेश्चन है उनका इमेज क्लिक करके उसको पीडीएफ बना के सेंड कर लो, सो दैट कि जब तक लोगों ने बुक नहीं लिया है तब तक क्वेश्चन तो सॉल्व करते रहे। जिन लोगों ने ले लिया तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिया उनके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है,
आगे चलेंगे हम लोग। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च को कैसे ट्रीट करेंगे। एक बात याद रखना कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट हम लोगों ने बनाना सीखा, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट बनाया था, राइट। ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग पीएल, तो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट की जगह क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ट्रेडिंग पीएल जब हम बना रहे थे तो वहां पर उसी साल के खर्च और उसी साल के इनकम को ले रहे थे, है ना। पिछले साल का खर्च नहीं जाता उसमें, अगले साल का खर्चा नहीं जाता, पिछले साल का इनकम नहीं जाता, अगले साल का इनकम नहीं जाता। किस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड पीएल में। ट्रेडिंग एंड पीएल का ही सब्स्टिट्यूट है, ट्रेडिंग एंड पीएल की ही जगह पे क्या बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो रूल सेम रहेगा। रूल क्या है कि सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को ही वहां पे शो करेंगे। जो इनकम करंट ईयर से रिलेट नहीं करेगा उसको वहां नहीं लिखा जाएगा, जो एक्सपेंडिचर करंट ईयर से रिलेट नहीं करेगा वो वहां पे लिखा नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर। दूसरा ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को वहां शो नहीं करते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपेक्स शॉर्ट में बोलते हैं इसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, देखो जब हम खर्च करते हैं ना बिजनेस में, तो ये खर्च दो तरह का। अब बिल्डिंग खरीद रहे हो, यू आर बाइंग बिल्डिंग फॉर डूइंग बिजनेस। बिल्डिंग खरीद रहे हो क्योंकि वहां पे आपको ऑफिसेज बनाने हैं और भी बहुत सारे काम, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है। तो बिल्डिंग खरीदा तो खर्च हुआ कि नहीं हुआ, ह्यूज सम खर्च हुआ ना, लार्ज अमाउंट खर्च हुआ है बिल्डिंग खरीदने में, ठीक है। स्टाफ रखे हो उसको सैलरी पे, तो ये भी तो खर्च है। तो खर्च का एग्जांपल तो दोनों है, इसमें कैपेक्स कौन है, बिल्डिंग। कैपेक्स का क्राइटेरिया क्या है, लार्ज अमाउंट स्पेंड होगा ऐसे चीजों को खरीदने पे जो बार बार खरीदा नहीं जाएगा। यानी कैपेक्स नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, नॉन रिकरिंग। रेकर का मतलब होता है बार बार होना, री अकर, री मतलब दोबारा, अकर यानी होना। तो वो खर्च जो बार बार हो, दोबारा हो, तो वो रिकरिंग नेचर का हो गया। कैपेक्स रिकरिंग नेचर का नहीं होगा। बिल्डिंग हम बार बार नहीं खरीदे, एक बार खरीदा तो सकता 10 साल 20 साल तक के लिए वो चलेगा। मशीन खरीदा है, इक्विपमेंट्स खरीदा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। तो ये सब किस एक्सपेंडिचर में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो नॉर्मली उससे हम क्या हासिल करते हैं, उसको करके एसेट्स अक्वायर करते हैं। क्या अक्वायर करते हैं, एसेट्स। और आप लोग को मालूम है एसेट्स कहाँ शो करते हैं, एसेट्स कहाँ शो करते हैं फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट में। एक साइड ही है एसेट, एसेट में ऊपर लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट, है ना। एसेट तो करंट एसेट भी है, फिक्स्ड एसेट्स भी है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से नॉर्मली क्या बनेगा, फिक्स्ड एसेट, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। तो बात ये ध्यान में रखना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग नहीं लिखते। बिल्डिंग खरीदा नहीं जाएगा, इक्विपमेंट खरीदा इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा फिर, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, क्योंकि आपने पढ़ा है डेप्रीशिएशन क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार होने वाला खर्चा है। कैसे, बिल्डिंग फर्नीचर आपने बनाया, पहले साल इस्तेमाल किया ना, तो उस इस्तेमाल का खर्चा है ना डेप्रीशिएशन। दूसरे साल भी इस्तेमाल किया ना, तीसरे साल भी इस्तेमाल किया ना, यानी आप उस फर्नीचर को रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो उसी के लिए अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर के ट्रीटमेंट का ना। तो पहला पॉइंट कि एक्सपेंडिचर को ट्रीट कहाँ करना है, तो स्टार्ट के ही चैप्टर के बिगिनिंग में ही आपको पता चल गया था कि 3 की स्टेटमेंट हम लोग बनाने वाले हैं। कितने की स्टेटमेंट, 3। कितने की स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, आर्यन कितने की स्टेटमेंट बनाने वाले हम लोग,
खड़ा हो। कितने की स्टेटमेंट बनाने वाले? कौन कौन? तुम बोलो जी। भाई बोलो, कितने की स्टेटमेंट बनाने वाले? कौन कौन? तुम भी बोलो, ये तो नहीं बताया। चैप्टर के स्टार्ट में की स्टेटमेंट डिस्कशन हुआ है कि नहीं? हुआ है ना? क्या है की स्टेटमेंट, बताओ इन लोगों को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। क्लास में रहो तो क्लास में रहो, इधर उधर, ठीक है ना? फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड सीधा। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डिस्कस करें या इनकम डिस्कस करें, एक बात तो याद रखना है, हम लोग इन तीन की स्टेटमेंट में शो करने की बात कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है? तो इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे जाएगा, रिसीट पेमेंट में कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, तो ये बात आप लोगों को समझने से पहले हम लोग रूल समझ लेते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर का, रिसीट पेमेंट का और बैलेंस शीट, इन तीनों के फीचर्स पहले हम डिस्कस कर ले, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चंस तो है पहले, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल्स फर्स्ट। और रूल्स सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो अभी करेंगे किस चीज का? वो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट और पेमेंट एंड बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहले डिस्कशन है रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या शो करते हैं, याद रखें। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट एक स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट। कब प्रिपेयर किया जाता है? तो कह रहा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब आपका अकाउंटिंग ईयर समाप्त होगा ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, अकाउंटिंग ईयर एंड कर रहा है, एंड में क्या बनाओगे? एक स्टेटमेंट, रिसीट एग्रीमेंट। क्लियर है? तो क्यों बनाए, क्या रीजन, क्या मिलेगा? तो कह रहा है इट विल गिव यू द समरी। समरी ऑफ व्हाट? ऑल द रिसीट्स, जितना पैसा आया है, एंड ऑल द पेमेंट्स, जितना पेमेंट आपने किया है, जो कहाँ रिकॉर्डेड होगा? क्योंकि आपको मालूम है डेली बेसिस पे हर लेन देन को कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करना है? वो कैश बुक। कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं 11 में पढ़ाएगा, बेसिक, ठीक है? तो कैश बुक मेंटेन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे साल भर का कैश बुक मेंटेन हो रहा है। अब हमको फाइनल अकाउंट बनाना है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अब एट द एंड ऑफ द ईयर में अब हम हर बार जाके चेक नहीं ना करेंगे। सपोज करो कि एक खर्च हुआ है रेंट, जनवरी में भी पेड हुआ, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, एंड सो ऑन एंड ऑन, दिसंबर तक पेड हुआ। जनवरी से दिसंबर तक रेंट कितनी बार आया होगा? 12 बार, 12 टाइम्स, राइट? तो 12 बार पेड हुआ है कि नहीं हुआ है, बार बार चेक करना पड़ेगा कि नहीं? कैश बुक में हर मंथ में उलट के चेक करोगे, रेंट 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 ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? इसका मतलब ये कि अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बिना रिसीट पेमेंट बनाए हुए बनाओगे, तो एक खर्च को लिखने के लिए आपको बार बार कैश बुक विजिट करना पड़ेगा। डिफिकल्ट है ना, हेक्टिक है ना, एक ही चीज के लिए बार बार आपको विजिट करना पड़ेगा। तो इससे पहले क्यों ना ऐसा किया जाए कि कैश बुक में जितने भी खर्च और जितने भी इनकम है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल इनकम हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू इनकम हो, इन सारे खर्च और इनकम को एक शॉर्ट में एक स्टेटमेंट में लिख दिया जाए, है ना? मान लो रेंट 12 बार पेड हुआ, हर बार 1000 रुपए, तो वहां तो 12 बार एंट्री होगा ना कैश बुक में, इन 12 डिफरेंट मंथ। रिसीट पेमेंट में तुम एक बार लिखोगे बाई रेंट, कितना? 12 अगर वहां 11 बार पेड हुआ है, बाई रेंट 11 टाइम्स आया 1000, तो यहाँ पर रिसीट पेमेंट में जाएगा बाई रेंट 11,000 एक बार। तो समरी हुआ कि नहीं हुआ? किसका समरी हुआ? कैश बुक। कैश बुक में हम क्या नोट करते हैं? कैश पेमेंट, कैश रिसीट, कैश कहाँ कहाँ से आया है, कैश कहाँ कहाँ पेड हुआ, ये रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। इसी का समराइज स्टेटमेंट जो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाएंगे, उसका नाम है रिसीट एंड। क्लियर है? जिन्होंने कैश बुक नहीं पढ़ा है टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे कैश बुक पढ़ना भी, यहाँ पे आपको बनाना है सिर्फ रिसीट और पेमेंट। और रिसीट और पेमेंट बनाने के लिए सिर्फ आपको ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन से पैसा पेड हुआ है, यस, रिकॉर्ड करो। किस साइड? पेमेंट। पेमेंट का मतलब ये होता है पेड। ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आया है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? रिसीट साइड। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है, पैसा आया होगा तो डिफरेंट सोर्सेज से आया होगा, कहीं कभी डोनेशन मिला होगा, कभी सब्सक्रिप्शन मिला होगा, अब सबके लिए तो एक ही नाम यूज नहीं करोगे।
तो जब आप रिसीट पेमेंट बनाओगे तो रिसीट साइड लिखोगे, डोनेशन आया तो लिखोगे टू डोनेशन, सब्सक्रिप्शन आया तो लिखोगे टू सब्सक्रिप्शन, फर्नीचर को बेचने से पैसा आया तो लिखोगे टू फर्नीचर, है ना, मेंशन करोगे ना पैसा का। उसी तरीके से अगर पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे, रेंट का पेमेंट है तो लिखेंगे बाय रेंट, सैलरी का पेमेंट है तो लिखेंगे बाय सैलरी। इज दैट क्लियर? तो कैश रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्या है ये पता चल गया। एक स्टेटमेंट है, कब प्रिपेयर किया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या शो करते हैं, समरी ऑफ द कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। क्लियर है? और ये समरी कहां से लिया गया होगा, ऑर्गेनाइजेशन के कैश। इज दैट क्लियर? तो अगर प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को मिला तो उसका कैश बुक का शॉर्ट करना होगा साल के एंड। ठीक है, अब आइए कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो कैसे प्रिपेयर करने में सबसे पहला पॉइंट तो आएगा फॉर्मेट ड्रॉ करने का। रिसीट्स रुपीज, पेमेंट्स रुपीज, ऊपर में लिखा रहेगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। हेडिंग में क्या लिखा रहेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर्मेट हम लोग देखेंगे अभी। स्टार्ट कहां से होगा, सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट हम लोग बनाए तो स्टार्टिंग पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट कैसे स्टार्ट करोगे, इट विल स्टार्ट विद ओपनिंग कैश एंड, और एंड भी होगा कैश और बैंक बैलेंस। देखो कैश, कैश के बारे में एक खास बात है कि कैश या तो आपके पास होगा जीरो या फिर होगा पॉजिटिव। कैश कभी नेगेटिव होगा क्या, कैश कभी नेगेटिव, कैश या तो आपके पास है या नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू, नहीं है तो जीरो। क्लियर है? लेकिन जो बैंक अकाउंट होता है ना, ये पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव तीनों हो सकता है, हाँ या नहीं। बैंक बैलेंस का भी नेगेटिव क्या है, यही होगा, जीरो बैलेंस रखे होगे, एक महीने का मिनिमम चार्ज कटा होगा तो माइनस में चला गया। मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस निकाला जाता है ना, वो एक मिनिमम लेवल पे मेंटेन करना चाहिए, नहीं रहेगा ना तो बैंक आपके अकाउंट से चार्ज काट रहे माइनस में चला गया। हाँ जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस रहा तो फिर नहीं, तो फिर आपका ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट में भी तो कुछ कुछ चार्जेस करता है ना, बैलेंस जीरो कोई चार्जेस नहीं करता, एटीएम चार्जेस नहीं करता, एटीएम नहीं है, एटीएम नहीं मिलता। ठीक है, स्टूडेंट था तो होगा फिर है, लेकिन पैसा नहीं मिला। खैर नहीं वैसे, तो स्टार्ट कैसे होगा एंड कैसे होगा पता लग गया। तो इसमें हम पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि कैश का तो पॉजिटिव बैलेंस होगा ऑलवेज, या नहीं तो जीरो होगा, लेकिन बैंक पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जब आप रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो बैंक के बैलेंस को लिखते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि इसमें गलती कर सकते। ये नहीं कि देखा बैंक बैलेंस लिखा आपको 50,000, फट से लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डाल दे के बैंक 50,000, अब वहां ध्यान ही नहीं देते कि बैंक ब्रैकेट में लिखा होता CR डॉट, या ब्रैकेट में लिखा होता ओवरड्राफ्ट। बैंक का नेगेटिव बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप लोग रिसीट पेमेंट बनाइएगा तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग बैलेंस से एंड होगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा पॉजिटिव साइड यानी डेबिट साइड रहेगा रिसीट पेमेंट के, लेकिन बैंक का बैलेंस दोनों साइड जा सकता है, डेबिट साइड भी और। पता कैसे लगेगा किधर लिखना है, अगर बैंक CR डॉट लिखा हुआ है तो नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो नेगेटिव, पता चल जाएगा अब। इज दैट क्लियर? केयरफुल रहेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने भी दो पॉइंट डिस्कस कर लिया, अब यहाँ पे उसके बाद पॉइंट आसान है। रिसीट और पेमेंट में डेबिट साइड क्या लिखा जाएगा, ऑल आइटम्स ऑफ रिसीट्स, जितना भी पेमेंट आया होगा ना ऑर्गेनाइजेशन के पास, सब कहां से आए नहीं लिखना। डोनेशन मिल रहा है, डोनेशन का लिखो, फर्नीचर बेच के आया, फर्नीचर बेचने का लिखो, बिल्डिंग बेच के आया तो बिल्डिंग लिखो। क्लियर है? एंट्रेंस फीस लिखा है तो एंट्रेंस फीस लिखो, पैसा जहां कहीं से भी आए पैसा आना चाहिए तभी रिकॉर्ड होगा, नहीं आया इसमें रिकॉर्ड, क्योंकि ये कैश बुक का समरी है, कैश के आने और जाने का इसमें रिकॉर्ड होगा, जो पैसा आया ही नहीं, जो पैसा पेड ही नहीं हुआ वो यहाँ रिकॉर्ड। क्लियर? और पेमेंट रिसीव और पेमेंट होने का मतलब दोनों से, कैश से भी और चेक से भी। क्लियर है ना?
आगे चलो, क्रेडिटेड विद ऑल द आइटम्स ऑफ पेमेंट, और क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? इसके आगे ये पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी लिख दिया गया कि चाहे वो रेवेन्यू नेचर का आइटम हो या कैपिटल नेचर का है, दोनों रिकॉर्ड होगा। मतलब बिल्डिंग खरीदा है तब भी लिखो, रेंट पेड क्या है तब भी। बिल्डिंग का खरीदा जाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, और रेंट का पेड करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार। रेंट बार बार होता है खर्च, हर महीने रेंट देना होगा, लेकिन बिल्डिंग हम बार बार नहीं खरीदेंगे। क्लियर है? तो जितने भी रेवेन्यू नेचर के हो या कैपिटल नेचर के हो, अगर पेमेंट में है, कैश आया या गया है, तो रिकॉर्ड हो। क्लियर है? उसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखना है, इसको मतलब ये है कि हम मान लो अगर 2021 और 2022 के लिए, 2021-22 के लिए अगर हम लोग रिसीट और पेमेंट बना रहे हैं, किस ड्यूरेशन के लिए बना रहे हैं, 2021 और 22 के लिए, इसका स्टार्टिंग डेट क्या होगा, कौन बताएगा? 1 अप्रैल 2021, 1/4/2021, यही होगा स्टार्टिंग डेट। एंड एंडिंग डेट क्या होगा? क्लियर है? ये हमारा ड्यूरेशन है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। इस बीच जितना भी पैसा आया या जितना भी पैसा पेड हुआ है, सब रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो 1 अप्रैल 2021 को पिछले साल का 5,000 रुपया रेंट पेड हुआ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो लिखेंगे कि नहीं, रिसीट पेमेंट में लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं? क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन ही नहीं गया। अब हम लोग एक ड्यूरेशन का बना रहे हैं रिसीट पेमेंट। व्हाट इज द ड्यूरेशन? 2021 टू 22, और ये ड्यूरेशन स्टार्ट कहां से हुआ? 1 अप्रैल 2021 से एंड कब हुआ? 31 मार्च 2022, एंडिंग डेट है। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसमें हमको पता चल गया स्टार्टिंग में ही 1 अप्रैल में एक पेमेंट हुआ है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000, वो रिसीट पेमेंट में जाएगा कि नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं नो? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। गलत या सही हो गया उससे क्या मतलब है? आपको लग रहा है नो तो पता चलेगा। कितने लोगों ने हाथ उठाया नो? और यस वाले लोग कितने हैं? और नहीं पता वाले लोग कितने हैं? खैर एनीवेज, जिस ड्यूरेशन का रिसीट पेमेंट बना रहे हो आप, उस ड्यूरेशन में जितना भी पेमेंट हो या जितना भी पेमेंट आया हो, वो सब रिकॉर्ड होगा, वो चाहे किसी भी साल से रिलेटेड। पिछले साल का अभी पेमेंट हो रहा है तब भी लिखो, अभी हो रहा ना पेमेंट। अगले साल के लिए अभी पेमेंट हो गया, वो भी लिखेंगे। रिसीट और पेमेंट को किस साल का है, इसको इससे कोई मतलब नहीं। रिसीट और पेमेंट को सिर्फ मतलब है जिस ड्यूरेशन का हम बना रहे हैं, उस ड्यूरेशन में वो पैसा पेड हुआ हो या उस ड्यूरेशन में वो पैसा मिला हो, तब जाएगा, नहीं तो। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, मान लो रेंट है, रेंट है दिसंबर 2021 का, दिसंबर 2021 इसी साल का है ना, लेकिन वो पेड नहीं हुआ, इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ मतलब है उस ड्यूरेशन के पेमेंट से या उस ड्यूरेशन के रिसीट से। जिस ड्यूरेशन का हम रिसीट पेमेंट बनाएंगे, उस ड्यूरेशन में वो पैसा आया तो लिखेंगे, उस ड्यूरेशन में वो पैसा पेड हुआ तो लिखेंगे। इज दैट क्लियर? यही बात इस पॉइंट में लिखा हुआ है इस फीचर में, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू प्रीवियस, करंट एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। क्लियर है? लेकिन कब? करंट ईयर में हुआ हो, उस ड्यूरेशन में हुआ हो। ये नहीं कि पिछले साल का है तब भी लिखे चले जा रहे हो, और जबकि पिछले ही साल में पेड हो चुका था। जिस ड्यूरेशन का बना रहे हो उस ड्यूरेशन में वो किसी भी ईयर का पेमेंट हो लिखा जाएगा, अगर हुआ है उसी ड्यूरेशन में। इज दैट क्लियर? पॉइंट जल्दी नोट कर, जल्दी अभी काफी सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं। इसका लिंक बैठी जगह पर वीडियो नहीं नोट करना है, टाइम चला, टाइम हम लेके चल रहे हैं ना, टेंशन नहीं लेना आप। हाँ, 1,000 लिखे, हाँ, रिसीट और पेमेंट में 1,000 लिखे।
डेफिनेशन लिखने के बाद ना नीचे वाला पॉइंट पहले लिखिए, फिर सीक्वेंस, इट स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। क्या नहीं सर, हो गया सबका एवरीवन? जब हम रिसीट्स और पेमेंट का क्वेश्चन बना रहे होंगे तो जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जिस ड्यूरेशन का हम रिसीट और पेमेंट बनाएंगे, इस ड्यूरेशन के
सारे रिसीट्स और सारे पेमेंट्स का ही रिकॉर्ड हो। उस ड्यूरेशन में जितना पैसा पेड हुआ या जितना पैसा रिसीव हुआ है वो सब रिकॉर्ड। ठीक है। नेचर और ईयर नहीं देखना कि किस ईयर का है, कौन से नेचर का है रिसीट और पेमेंट को, इससे कोई मतलब। ड्यूरेशन देखना है, उस ड्यूरेशन में पैसा आया रिकॉर्ड करो, उस ड्यूरेशन में पेमेंट हुआ रिकॉर्ड। दैट्स इट। स्टार्टिंग बैलेंस कहां से स्टार्ट करोगे? कैश बैंक के बैलेंस से। एंड कहां करोगे? कैश बैंक के बैलेंस। कैश बैंक का बैलेंस पॉजिटिव भी हो, कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं तो जीरो। और बैंक का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। नेगेटिव है बैंक का बैलेंस, कैसे पहचानोगे? तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, बैंक ब्रैकेट में सीआर डॉट या बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ। ठीक है। या नहीं तो फिर बैंक और ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट में डेबिट कॉलम में अमाउंट ना होके किस कॉलम में होगा अमाउंट? ये तरीका है। ये तीन सिचुएशन आ सकते हैं। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस क्रेडिट में दिया हुआ है, तब वो समझ जाना है आपको कि क्या है वो, ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस। इज दैट क्लियर? चलिए। भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाला है, बट हमने रिसीट और पेमेंट को पहले प्रायोरिटी दिया है क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग एट द एंड में देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि हम लोग रूल्स डिस्कस कर चुके होंगे और रूल्स आपको पहले से मालूम है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लें रिसीट और पेमेंट। अभी आपको बताया गया था कि रिसीट और पेमेंट उसका फॉर्मेट कैसा दिखेगा, किस तरीके का फॉर्मेट होगा। तो वो जब भी ड्रॉ करोगे ना तो मिडिल लाइन पहले ड्रॉ करना, और मिडिल लाइन कोशिश करना कि वो थोड़ा सा बोल्ड हो, या नहीं तो डबल लाइन। ठीक है। 20 से दो पार्ट में। लेफ्ट साइड लिखेंगे रिसीट्स रुपीज, पेमेंट्स रुपीज। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा ना कि स्टार्ट कैसे करेंगे, कैश और बैंक बैलेंस है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और, अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो तब क्या करोगे? तब यहां पर लिखाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश देके बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ गए? ज्यादातर केस में तो पॉजिटिव बैलेंस ही रहेगा, लेकिन कभी कभी नेगेटिव बैलेंस भी रह सकता है, ये बात ध्यान रखनी। क्लियर है? तो कब बैलेंस को किस साइड लिखेंगे ये क्लियर, खास करके बैंक बैलेंस पे ध्यान देना, कैश में तो टेंशन नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ है तो क्लोजिंग यहाँ निकलेगा। अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग इधर होगा, तो क्लोजिंग किस साइड से निकलेगा? किस साइड लिखेंगे क्लोजिंग को? रिसीट्स और पेमेंट में रिसीट साइड पे निकलेगा। टू बैलेंस कैरिड ऑन डैश देके बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या वो क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पे क्लियर हो जाए। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा रूल क्या है? जितना पैसा मिला किसी भी नेचर का हो, यानी कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, सब लिखेंगे। है लिखा हुआ टू कैपिटल रिसीट्स, एग्जांपल लेजेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ एसेट्स, ये सब कैपिटल रिसीट्स है। और उसके नीचे है रेवेन्यू रिसीट्स, वो रिसीट्स जो क्या होना है, बार बार मिलना है। वो रिसीट्स जो कभी कभी मिलेगा, नॉन रिकरिंग होगा, है ना, और ह्यूज अमाउंट में होगा, उसको हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। जिसका एग्जांपल है लेजेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ एसेट्स। और रेवेन्यू रिसीट्स जिसमें आएगा सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, रेंट रिसीव्ड, यानी वो इनकम जो रेगुलर मिल रहा। क्लियर है? उसी तरीके से राइट साइड में रिसीट्स और पेमेंट में, पेमेंट साइड में क्या लिखे, क्या करें, क्या एंट्री करेंगे? पेमेंट्स का एंट्री करेंगे। पेमेंट्स भी दो तरह का हो सकता है। हो सकता है आपने कैपिटल पेमेंट्स किया होगा, कैपेक्स जिसको बोलते हैं, या हो सकता है आपने रेवेन्यू पेमेंट्स किया हो। तो कैपिटल पेमेंट्स का एग्जांपल जैसे कोई भी एसेट्स खरीदा आपने, फर्नीचर खरीदा या इक्विपमेंट खरीदा या बिल्डिंग खरीदा, ये सब कैसा पेमेंट होगा? कैपिटल। उसके नीचे क्या लिखेंगे? बाई रेवेन्यू पेमेंट, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, ऑनरेरियम हो सकता है, यानी वो अमाउंट जो लगातार पेड। इसमें एक टर्म आ रहा है ऑनरेरियम, बाकी टर्म समझ रहे हो? ऑनरेरियम समझ पा रहे हो तो समझो ऑनरेरियम क्या है। सैलरी समझ आता है? सैलरी किसको बोलते हैं? जो रेगुलर वैसे एम्प्लॉइज जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। रेगुलर पेमेंट होता है सैलरी का। कुछ लोग होते हैं जो रेप्यूटेड लोग होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके अपना वक्त भी देते हैं। उनको आप बोलेंगे कि आप मेरे एम्प्लॉइज हैं, सैलरी ले, नहीं। अब वो रेगुलर जुड़े रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वक्त देते रहे,
तो अगर उनको कोई पेमेंट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तब वो ज्यादा डेडिकेटेड होके देंगे। जहां से पेमेंट मिलता है ना किसी को, वो वहां ज्यादा डेडिकेटेड हो। क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो बिना पेमेंट के लिए भी सोचते हैं कि पेमेंट मिलेगा ऊपर वाले से, तो लगे रहते हैं। बहुत कम लोग हैं आज के दौर में, तो एकदम ना के बराबर। इसका दूसरा मिल जाए तो मिल जाए गलती से। खैर, तो वैसे लोग जो रेप्यूटेड पर्सनालिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन को वक्त दे रहे हैं और उनके लिए उनको एक पेमेंट किया जा रहा है, दैट पेमेंट इज नोन एज ऑनरेरी। क्लियर है? और ऐसा कोई टर्म जिसके बारे में जानना हो यहाँ पे जो दिया हुआ है? वैसे तो आगे हम लोग और धीरे धीरे जानेंगे भी, बस इसमें जो लिखा हुआ कोई और टर्म जिसके बारे में जानना चाहते हैं? लेजेसी समझ रहे हो? वसीयत। मरने के टाइम बहुत सारा प्रॉपर्टी, वैसे तो खूब बनाया प्रॉपर्टी, लेकिन पता चला कि अब जाने का वक्त आ गया है। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? है ना? है ना? गीता का श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओ। मरने के टाइम पे समझ में आता ना, जब शुरुआत में तो लगता है कि सब अपना हो जाए, जितना प्रॉपर्टी है सब अपने पास आ जाए, और मरने के टाइम में पता चला कि अपना अपना होके भी अपना नहीं हुआ। रेंटर थे हम लोग यहाँ के, रेंटर, रेंट पे रह रहे। क्या निवेश लेजेसी कहते हैं जब मरने के टाइम पे लोग अपने प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा किसी भी इस तरह के संस्थाओं को जो चैरिटी का वर्क कर रहे हो उनको दे के जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेजेसी। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास आया ना, तो ये कैपिटल रिसिट्स है। कोई प्रॉपर्टी मिल जाता है, कोई जमीन मिल जाता है, कोई बिल्डिंग मिल जाता है, क्लियर है? तो ये है आपका रिसीट और पेमेंट का फॉर्मेट। कोई दिक्कत किसी को? इसका क्वेश्चन अब बन जाएगा हम लोगों से। रूल्स याद रहेगा। जब रिसीट पेमेंट हम लोग बना रहे होंगे तो जो दो रूल्स आपको ध्यान में रखना है वो ये कि स्टार्ट कैसे करना है। जैसे स्टार्ट करना वैसे एंड होगा। ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस से एंड होगा। कैश बैंक बैलेंस के बारे में बैंक बैलेंस का ध्यान में रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैलेंस है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि रिसीट साइड में सारा पैसा जो उस ड्यूरेशन में मिला होगा उसको लिखेंगे। उस ड्यूरेशन में नहीं मिला है नहीं लिख। पेमेंट साइड में जितना भी पेमेंट जो उस ड्यूरेशन में किया गया है उसको लिखेंगे। जो उस ड्यूरेशन में पेमेंट नहीं हुआ उसको नहीं लिखा जाए। ये था हमारा रिसीट और पेमेंट का फॉर्मेट, प्रो फॉर्मा नोट कर लीजिए। क्या कह रहे हो? जूम जूम इन कर दें? जूम आउट बोलोगे तो और छोटा हो जाएगा। वीडियो तो मिलेगा ही, नोट कर लिया नीचे ग्राफ। देख रहा लेक्चर डेट के साथ, डेट के साथ
नोट हो गया सबका? रूल समझ आ गया? कोई भी ड्यूज अमाउंट इसमें नहीं लिखा जाएगा, जितना पेमेंट हुआ है, ये जितना पेमेंट रिसीव हुआ है सिर्फ वही जाएगा, यानी रिसीट साइड। चलो, क्या हुआ? रिसीट साइड पेमेंट मिलने का एंट्री, और पेमेंट साइड अमाउंट पेड करने का एंट्री। ये बात नीचे में लिख दिया गया है, प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, यानी इसमें आउटस्टैंडिंग और ड्यूज, अगर कोई अमाउंट ड्यूज रह गया है तो वह रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए आप लोगों के नोट्स में जो मिला है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बीच में हमने छोटे छोटे क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को अभी एक्सटेंड किया है, मतलब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले रूल समझ ले इनकम एक्सपेंडिचर का, रिसीट पेमेंट का, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन आगे पहले दिया हुआ है, ठीक है, बट वी विल डिस्कस इट लेटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो दो अकाउंट बनाना है, रिसीट और पेमेंट और इनकम और। तो रिसीट और पेमेंट का रूल तो हमने डिस्कस कर लिया, आप लोग अटेंड करके लाओ। इसमें से कोई पॉइंट पूछना है तो अभी पूछ। क्वेश्चन नंबर 6 है नोट, इसमें कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ। ईमानदारी से मेहनत करोगे ना तो बहुत सारे लोग सही बना के लाओगे, और कुछ लोगों से थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, और वो मिस्टेक भी आप लोगों को ज्यादा सिखा के जाए। सिर्फ रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं।
इनकम एक्सपेंडिचर नहीं, वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे उसका रूल तब, सिर्फ रिसीट और पेमेंट। बना लेना है इस क्वेश्चन को। और कुछ लोगों के पास अगर ये स्टडी मैट नहीं गया है अभी, तो हम क्वेश्चन भेज दे रहे हैं, फिलहाल उससे ही बना लो। एक्चुअली